Hi everyone, my name is Aprajita Agrawal and this is my first video on YouTube channel. In my videos, we are going to learn about human resource management. So without wasting much time, let's move over to the topic. So what is human resource management? अगर मैं human resource management की बात करूँ, अगर मैं human की बात कर रहा हूँ तो human जो रहता है एक employee से related रहता है या एक पीपल से रिलेटेड रहता है. उसका मैनेजमेंट करना या उसको मैनेज करना होता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ठीक है. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आज किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ह्यूमन रिसोर्स का मेनली काम एम्प्लॉय से रिलेटेड रहता है. या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का काम मेनली एक एम्प्लॉय को हायर करना, उसको रिक्रूट करना, उसको सेलेक्ट करना, उसको ऑर्गेनाइजेशन में मैनेज करना, उसके बाद उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, मोटिवेट प्रोवाइड करना, उसको मोटिवेशन प्रोवाइड करना उसके बाद उसको वेजेस और सैलरी प्रोवाइड करना टाइम पे, उसकी परफॉर्मेंस को वैल्यूएट करना. सपोज एन एग्जाम्पल आई विल टेक, जैसे मैंने किसी एम्प्लॉयज़ को 25,000 रुपीज़ लेकर अपने ऑर्गेनाइजेशन में सेलेक्ट किया है. अब मेरा काम यही रहेगा, मैं ये देखूंगी कि यार वो एम्प्लॉय अपना जो टास्क है वो कर रहा है या नहीं कर रहा है टाइम पर. राइट. मेरे 25,000 रुपीज़ मैंने इन्वेस्ट किए हैं, क्या मुझे रिटर्न अच्छा मिल रहा है या नहीं, मैं ऑफकोर्स यही देखूंगी. जो टास्क उसको दिए हैं वो अच्छा कर रहा है या नहीं कर रहा है, बाकी एम्प्लॉय से उसका बिहेवियर कैसा है, क्या उसकी स्किल को पॉलिश करने के लिए मुझे ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है या नहीं करनी है. ये सब जो रहता है एक HRM का काम रहता है. आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हो. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट द प्रैक्टिस ऑफ रिक्रूटिंग, हायरिंग एंड मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय. HRM is often refers to simply as human resources. A company or organization HR department is usually responsible for creating, putting into effort and overseeing the policy governing वर्कर्स एंड द रिलेशनशिप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विथ इट्स एम्प्लॉय. ऑफ कोर्स HRM का काम क्या होता है, जो भी एम्प्लॉय से रिलेटेड कुछ भी पॉलिसीज आ रही है या वेजेस रिलेटेड या वर्कर से रिलेटेड उसको मैनेज करना, उसकी जो बाकी एम्प्लॉयज़ का रिलेशनशिप देखना किसी भी दूसरे एम्प्लॉय से, ये सब काम होता है एक HR डिपार्टमेंट का या HR का. Okay, so as with other business assets, the goal is to make effective use of employees, reducing risk and managing the return on investment. जैसे हम बाकी ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स का यूज़ करते हैंगे, जैसे हमारे लिए मशीनरी हमारी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हमारे पास मशीनरी नहीं है तो हम हमारे बाकी टास्कों को नहीं कर पाएंगे. तो वैसे ही जो HR डिपार्टमेंट होता है वो अपने एम्प्लॉय को एज एन एसेट्स मानता है. एसेट्स मतलब ऑफकोर्स हमारे पास अगर पैसा नहीं है या हमारे पास मशीनरी नहीं है तो हम वो टास्क नहीं कर पाएंगे. तो वैसे ही अगर हमारे पास ह्यूमन अच्छे मतलब एम्प्लॉयज़ अच्छे स्किल्स के नहीं है, हमारे पास अच्छे एम्प्लॉयज़ नहीं है, तो हम हमारे गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे और ना हम हमारा एम्प्लॉयज़ जो ऑर्गेनाइजेशन का टास्क है उसको कर पाएंगे. तो जैसे हम बाकी चीज़ों का अच्छा यूज़ करते हैं वैसे ही जो HR डिपार्टमेंट रहता है वो ये देखता है अच्छा यूज़ करता है एज एन एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयज़ का, रिड्यूसिंग रिस्क एंड मैनेजिंग द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. उसको ये भी देखता है कि जो मैंने अपना इन्वेस्ट किया है, मैं किसी एन एग्जांपल लेती हूँ कि अगर मैंने किसी एन एम्प्लॉय को 25,000 रुपीज़ लेकर सेलेक्ट किया है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो मैं ये देखूंगी कि यार वो टास्क सही कर रहा है या नहीं कर रहा है, या जो मैंने 25,000 रुपीज़ उस पर इन्वेस्ट किए क्या मुझे कुछ रिटर्न मिल रहा है या नहीं. ये सब जो काम होता है वो होता है ह्यूमन रिसोर्स का या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का. अब हमारी प्रोसेस है, व्हाट इज़ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस. तो ये डायग्राम के थ्रू बताया है. व्हाट इज पहली प्रोसेस है जॉब एनालिसिस और डिज़ाइन. सो एक एग्जांपल लूँ मैं तो पहला है जॉब एनालिसिस और डिज़ाइन. मैंने अपना एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया है. अब मैं उसमें ये देखूंगी कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में किस टाइप की जॉब मेरे पास हैं, कितने डिपार्टमेंट हैं मेरे पास और कितने मेरे पास एक ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरत है एम्प्लॉयज़ की. मैं फाइनेंस की बात करूँ तो मेरे को फाइनेंस में कितने टाइप के जॉब चाहिए और कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए. अगर मैं HR की बात करूँ तो मैं HR में भी अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, तो मेरे पास कितनी जॉब्स हैं और मुझे उस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए, मुझे कितनी जॉब्स हैं मेरे पास, ये सब देखूंगी मैं. जॉब एनालिसिस मतलब जॉब की एनालिसिस करना, उसको डिज़ाइन करना, वही देखना कि मेरे पास जॉब्स मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कितनी है. आज मेरे पास 50 प्लेसेस है, मेरे पास 50 ऐसे हैं कि मेरे को जॉब चाहिए, मतलब मेरे पास 50 ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पर मुझे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है. मेरे पास 50 ऐसी वैकेंसीज है जहाँ पर मुझे एम्प्लॉयज़ चाहिए, मतलब मेरे पास 50 जॉब्स हैं. तो मैं ये सब देखूंगी जॉब एनालिसिस और डिज़ाइन में. सेकेंड है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग. इसमें अब मैंने जॉब तो देख ली कि अच्छा मेरे पास इतनी जॉब्स है. अब मैं देखूंगी कि मेरे पास प्लानिंग, अब मैं ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करूंगी. ह्यूमन रिसोर्सेज इट मीन्स एम्प्लॉयज़ की प्लानिंग करूंगी कि मेरे को कितनी एम्प्लॉयज़ चाहिए.
और क्या क्या उनके पास स्किल्स होना चाहिए। अगर मैं बात कर रही हूँ फाइनेंस की, तो मैं ये देखूंगी अच्छा फाइनेंस, ऑफ कोर्स फाइनेंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो मैं ये देखूंगी फाइनेंस के लिए मुझे अच्छा स्किल बंदा चाहिए, उसके बाद अच्छी स्किल्स होना चाहिए, उसको टेली आना चाहिए, उसका अकाउंट का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी और कंपनी में भी उसने काम किया हो। ये सब मैं देखूंगी ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग, मतलब मैं ह्यूमन की प्लानिंग करूंगी, उसकी फोरकास्टिंग करूंगी। और फोरकास्टिंग इन द सेंस फ्यूचर का प्रेडिक्ट करूंगी कि मेरे को फ्यूचर में भी कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए। मैं फ्यूचर की भी अभी से ही प्लानिंग करके रखूंगी कि मेरे को फ्यूचर में कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ सकती है और अभी प्रेजेंट में मेरे को कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है और क्या क्या स्किल्स उनके पास होना चाहिए। ये सब मैं करूंगी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग में। देन द थर्ड इज एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट। ऑफ कोर्स मैंने अपनी प्लानिंग कर चुकी हूँ कि मुझे कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए, कि जॉब की भी एनालिसिस कर चुकी है। अब मैं रिक्रूट करूँगी एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। रिक्रूटमेंट मतलब किसी भी मैगजीन के थ्रू या फिर पोस्टर के थ्रू अपने उनको बोलूँगी कि मेरी कंपनी में आके आप इंटरव्यू दीजिए। रिक्रूटमेंट मतलब इंटरव्यू करना एम्प्लॉयज़ का। देन फोर्थ इज एम्प्लॉय सिलेक्शन। ऑफ कोर्स मेरा रिक्रूटमेंट हो चुका है, उसके बाद मेरी सिलेक्शन ही होगा। मैं एम्प्लॉयज़ को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कर लूँगी, सेलेक्ट कर लूँगी उस जॉब के लिए जो मुझे जो बंदा बाय चांस मुझे फाइनेंस की ज़रूरत है, फाइनेंस में मुझे इतने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, तो मैं फाइनेंस के लिए उसको सेलेक्ट कर लूँगी क्योंकि उसके पास पूरी स्किल्स वगैरह थी, ग्रेजुएट था, टैली आती थी उसको, उसने बाकी भी किसी अगर ऑर्गेनाइजेशन में काम किया था, उस बेसिस पे मैं उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में सेलेक्ट कर लूँगी। देन द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनको ट्रेनिंग चाहिए रहती है, डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी रहती है। कि क्यों करनी रहती है? क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉय, मानती हूँ ग्रेजुएट्स हैं, स्किल्स है अच्छी उसके पास, बट कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, मतलब मेरा नया ऑर्गेनाइजेशन है, अब मुझे मेरे ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से उस बंदे के पास स्किल्स होना चाहिए, वो मुझे चाहिए ना, तो मैं इसलिए उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करूँगी। उसकी और स्किल्स को पॉलिश करने के लिए उसको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोवाइड करते हैं। फिर आता है अपना परफॉर्मेंस प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन। मैंने एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट कर लिया है, उसको पैसे भी दिया, 25,000 रुपीज़ पर मंथ उसको मैं सैलरी पैकेज दे रही हूँ। उसके बाद मैंने उसकी ट्रेनिंग करवाई, तो ट्रेनिंग पे भी मैंने उस पर इन्वेस्ट किया, तो अब मैं उसकी परफॉर्मेंस देखूँगी। जैसे मैं बात करती हूँ फाइनेंस की, तो मैं ये उसकी परफॉर्मेंस देखूँगी कि यार वो सही टास्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो रेगुलर रहता है कि नहीं रहता है, कितना घंटे काम करता है, कितने घंटे ऐसे ही बैठा रहता है, ये सब मैं उसके देखूंगी। क्योंकि मैंने उस पर 25,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है, मुझे रिटर्न कितना अच्छा मिल रहा है, क्या वो टास्क सही कर रहा है या टेली में कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, उसके जर्नल एंट्री सही हो रही है कि नहीं हो रही है, ये सब मैं देखूंगी परफॉर्मेंस प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन में। देन आता है अपना कंपनसेशन एंड बेनिफिट। इसमें मैं एम्प्लॉयज़ की कितने बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। कंपनसेशन एंड बेनिफिट में मैं ये देखूंगी कि उसको वेजेस और सैलरी टाइम पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, अगर उसने एक्स्ट्रा काम किया है तो उसको एक्स्ट्रा उसका वेजेस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये सब कंपनसेशन एंड बेनिफिट में देखते हैं। देन द नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल कैरियर मैनेजमेंट, एम्प्लॉय जॉब चेंजेस एंड डिसएंगेजमेंट। ऑफ कोर्स इसमें ये होता है कि मैंने अपने इतने एम्प्लॉयज़ थे मेरे पास, कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे रहते हैं कि वो काम नहीं करते हैं क्योंकि मेरे को इतना रिटर्न नहीं मिल रहा है उनसे, तो मैं उनको क्या करती हूँ अपने ऑर्गेनाइजेशन में से डिसमिस कर देती हूँ, ठीक है। कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ रहते हैं जो अच्छा काम करते हैं, उनको और मोटिवेट करने के लिए उनको हायर पोस्ट प्रोवाइड करती हूँ। कुछ एम्प्लॉयज़ ओवर एज हो जाते हैं, तो ऑफकोर्स मुझे उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन में से डिसमिस करना पड़ता है। ये सब भी देखना एक ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट की प्रोसेस में होता है। ह्यूमन रिसोर्सेज का कोई काम सिर्फ इतना ही नहीं होता है कि वो सिर्फ रिक्रूट करे, सिर्फ प्लानिंग रिक्रूट करे या सेलेक्ट करके छोड़ दे, बाकी उसका आगे का भी प्रोसेस होता है। वो ये भी देखता है कि यार एम्प्लॉय काम सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या मैंने जो इन्वेस्टमेंट मेन इज मैंने इतना इन्वेस्ट किया है, मुझे इतना रिटर्न आना चाहिए। दिस इज द मेन इन HR, ओके। अब मैं बात करती हूँ बेनिफिट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसमें मेरे 5 बेनिफिट हैं। पहला है HR हेल्प इन हायरिंग एंड ट्रेनिंग द वर्कफोर्स। ऑफ कोर्स HR जो रहता है हायरिंग और ट्रेनिंग में हेल्प करता है, हायर करता है और ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज HR एंड टेक्स केयर ऑफ द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। वही मैंने जैसा अभी बोला था कि परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करता है, देखता है कि बाद में उसका रिटर्न उसको मिल रहा है, नहीं काम कर रहा है या नहीं, ये सब भी उसका काम होता है। HR हेल्प इन बिल्डिंग द कल्चर एंड वैल्यूज इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑफ कोर्स इतने सारे एम्प्लॉयज़ एक साथ काम करते हैं, हर एक एम्प्लॉयज़ का अलग अलग कल्चर होता है, हर अलग अलग वैल्यूज़ होती है, तो वो देखना, उसको मैनेज करना, उसको बिल्ड करना, ये भी एक एम्प्लॉयज़ का काम होता है। वो ये भी देखता है कि यार 2 एम्प्लॉयज़ एक साथ काम कर रहे हैं, कुछ उनमें इश्यूज क्रिएट ना हो जाए, दोनों लड़ाई झगड़े ना हो जाए, या कुछ डिस्प्यूट्स क्रिएट ना हो जाए, ये सब भी देखना एक HRM का काम होता है।
हर एक एम्प्लॉयज़ का अपना अपना कल्चर होता है, अपना अपना वैल्यूज़ होता है। उन सब कल्चर्स और वैल्यूज़ को एक साथ लाना बहुत बड़ा टास्क होता है। तो ये भी काम होता है एचआर का कि ये भी देखना कि वो कुछ इश्यूज़ क्रिएट ना हो किसी भी एम्प्लॉयज़ के बीच में। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इज़ एन इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंड ऑफकोर्स मैंने जैसे आपको कल्चरल वैल्यूज़ में बताया कि कुछ भी इश्यूज़ में डिस्प्यूट्स, लड़ाई झगड़े होना, तो ये भी सेकंड भी होता है कि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट मैनेज। ऑफकोर्स एक इतने सारे एम्प्लॉयज़ एक साथ काम करेंगे तो कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट या लड़ाई झगड़े किसी भी एम्प्लॉय में होंगे, तो उसको भी मैनेज करना, उसको भी देखना। हाँ, एक एचआर को कभी भी ब्यास नहीं होना चाहिए, मतलब एक साइडेड ही कभी नहीं होना चाहिए। उसको दोनों लोगों की बात सुनना पड़ती है, दोनों के बीच में जो भी लड़ाई झगड़े उसको इश्यूज़ को हटाना बहुत बड़ा काम होता है कि एचआर का। देन एचआर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग गुड रिलेशन। ऑफकोर्स इतने सारे एक एम्प्लॉयज़ एक साथ काम करना और एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना, गुड रिलेशन क्रिएट करना भी एक एचआर का काम होता है। सो ये मैंने कुछ आपको पॉइंट्स बताए, बेनिफिट थे, कुछ प्रोसेस थी और मीनिंग में समझाया। सो थैंक यू सो मच। गो एंड लाइक माई वीडियोज़ एंड